नमक के पानी से इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ, कॉस्टिक सोडा पाओ, साथ में हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस फ्री ले जाओ। मुझे रंग बदलती इस दुनिया में मुझे मेरा बेरंग होना पसंद आया। वाह वाह वाह। Once more! Once more! Once more! बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है, हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। और बाकी जो इंपॉर्टेंट बोलते जा रहा हूँ लिखते रहना बेटा, टाइप क्वेश्चन के मेरे को ही मत देखे रहो, मैं पता है मुझे, मैं स्मार्ट हूँ। इस चैप्टर को मैं 5 पार्ट्स में तोड़ लूं। कितने पार्ट्स में? 5 पार्ट्स में। वैसे तो 3 ही पार्ट होते हैं। अगर हम चैप्टर के नाम देखें तो चैप्टर के नाम में आपको 3 ही चीज दिखेंगी, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये 3 ही पार्ट दिख रहे हैं। लेकिन आप अगर मेरी आंखों से देखोगे तो इसमें 2 चीज छुपी हुई है जिसके बिना ये अधूरा है। जिसमें सबसे पहला आता है क्या? इंडिकेटर्स। क्या है सबसे पहला टॉपिक? इंडिकेटर्स। इसी से स्टार्ट करते हैं, समझते रहेंगे आगे को कौन क्या होता है। तो इंडिकेटर्स क्या होता है? नाम से क्या लग रहा है? इंडिकेटर मतलब क्या होता होगा? इंडिकेट करता है। जो गाड़ियों में इंडिकेटर होता है वो क्या करता है? इंडिकेट करता है। लेफ्ट वाला जला तो लेफ्ट को जा रहा है, अनलेस वो लड़की चला रही है गाड़ी। हाँ, वो लेफ्ट का इंडिकेटर देख के राइट को या सीधे चले जाती है कभी कभी कोई। हाँ, कोई रुक पाँव से भी रोक देती है, वो बात की बात है वो। चलो तुम लोग ऐसा मत करना लड़की ना, तुम लेफ्ट का इंडिकेटर है तो लेफ्ट ही जाना, ऐसा नहीं करना है, बदनाम नहीं करना अपनी कौम को। ठीक हो गया। उसके इंडिकेटर मतलब क्या होता है? लेफ्ट का इंडिकेटर दिया तो लेफ्ट को जा रहे हो, राइट का इंडिकेटर दिया तो राइट को जा रहे हो। मतलब इंडिकेट कर दिया ना पहले पीछे वाले को कि अगर लेफ्ट का इंडिकेटर जला दिया तो लेफ्ट को जा रहा है अगला। ठीक हो गया। तो वैसे यहां पे भी इंडिकेटर्स, ये किसका इंडिकेटर है? एसिड और बेस का। किसका इंडिकेटर है? एसिड और बेस का इंडिकेटर। अब जो इंडिकेट करता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, ये मुझे बताते हैं। उन चीजों को मैं क्या कहता हूं? इंडिकेटर्स। कितने टाइप के इंडिकेटर पढ़े हमने? 2 टाइप के इंडिकेटर्स। कितने टाइप के इंडिकेटर्स? 2 टाइप के। एक होता है सिंथेटिक, एक होता है नेचुरल। एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले मैं नेचुरल समझा देता हूं आपको। नेचुरल में हमने मेन जो पढ़ते हैं हम लोग उनको बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, होने को तो देखो बेटा इंडिकेटर 50 है, लेकिन हमने सारे नहीं पढ़ लेना। जितने हमारे कोर्स में हम उतने पढ़ेंगे। तो हमारे कोर्स में वैसे देखा जाए तो 3 ही है, मेजरली 3 है। सबसे पहला लिटमस पेपर, दूसरा मिथाइल ऑरेंज, तीसरा फिनोप्थलीन। एक चौथा और है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, और एक टर्मेरिक वाला। तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो हमें नेचुरली मिल जाते हैं। जैसे इसका सबसे पहला है टर्मरिक, हल्दी नेचुरली मिलती है। हल्दी भी एक इंडिकेटर, हमने एक्सपेरिमेंट करा था, अगर आप लोग को याद हो, करा था ना। रेड हो जाता है तो वो एसिड है, और ब्लू हो जाता है तो वो बेस है। उसके बाद आता है लिटमस, अभी समझाता हूं सबको। दूसरा आता है क्या? लिटमस। तीसरा आता है क्या? बहुत होते हैं बेटा, इसमें एक वो वाला भी आता है, रेड कैबेज होता है, रेड कैबेज वो भी होता है। और एक और मेन ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री भी तो यही है, ऑल फैक्ट्री भी नेचुरल इंडिकेटर है बेटा। ठीक हो गया। अब आते हैं सिंथेटिक पे, अभी समझाता हूं एक एक करके, सारे पहले लिख लेते हैं। सिंथेटिक में 2 ही आते हैं जनरली, बहुत आते हैं लेकिन हमने जितने पढ़ने वो 2 ही हैं। कौन कौन से? मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन स्पेलिंग में मत जाना, फीलिंग्स में जाना। ठीक हो गया। फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। अब पहले बता दो नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर वो इंडिकेटर जो हमें नेचुरली मिल जाते हैं, जिसमें कोई हमें केमिकल मिलाना या कोई अपनी तरफ से हरकत करनी नहीं पड़ती। सबसे पहला टर्मरिक। आपको पता है टर्मरिक क्या होता है? हल्दी होता है। हमें पता है हल्दी हमने एक्सपेरिमेंट करा था, अगर आप लोग को देखना हो तो देख लेना। उसमें क्या था? टर्मरिक लिया, एक सॉल्यूशन है, अब मुझे पता करना भैया एसिड है या बेस, तो मैंने वो टर्मरिक डाला। अगर वो सॉल्यूशन रेड टर्न हो गया तो कौन सा सॉल्यूशन है? एसिडिक। एसिड में टर्मरिक रेड कर देता है और बेस में टर्मरिक ब्लू कर देता है। सेम विद लिटमस पेपर। लिटमस क्या है? लिटमस क्या है? एक लिटमस नेचुरल इंडिकेटर क्यों कह रहा हूं? एक लिचिन प्लांट होता है। क्या होता है? प्लांट होता है लिचिन, उससे मिलता है हमें क्या? लिटमस। तो अगर
ब्लू, दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं, एक ब्लू और एक रेड। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं, सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। और अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन क्या है। याद रखो, जब भी कोई भी चीज रेड में कन्वर्ट हो रही है ना, वो एसिड हो रही है। यहां भी याद करो, टर्मरिक में रेड कन्वर्ट हो रहा था तो मैंने क्या कहा, एसिडिक। और जब भी कोई चीज ब्लू ग्रीन ऐसे कलर शो करेगी उसे हम क्या कहेंगे, बेसिक। क्या कहेंगे, रेड कैबेज का भी बताऊंगा, उसमें समझोगे। कोई भी चीज रेड रेड की तरफ आ रही है उसे क्या कहोगे, एसिडिक। कोई भी रेड कलर शो कर रही है एसिडिक, कोई भी ब्लू कलर शो कर रही है उसे बेसिक। अभी आपको एक ये कैसे बोल रहा हूं ये अभी समझाता हूं आप लोग को, उससे पहले फिलहाल और जाते हैं, लिटमस समझ में आया। नेक्स्ट आता है रेड कैबेज। रेड कैबेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल बताया। रेड कैबेज क्या करता है, अगर मैंने सोल्यूशन में डाला इसको, तो ये अगर रेड कन्वर्ट हो गया सोल्यूशन तो क्या है, एसिडिक है। और अगर ग्रीन कन्वर्ट हो गया सोल्यूशन तो ये क्या है, बेसिक है। कैसा, रेड है तो एसिड, ग्रीन है तो बेसिक। समझ गए। तीसरा आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर सबसे अनोखा इंडिकेटर है इन सब में से, सिंथेटिक उठा लो नेचुरल उठा लो, सब में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर सबसे अनोखा। क्यों अनोखा, क्योंकि सारे तो मैं देख के बता रहा हूं ना, कलर देख के बता रहा हूं कि रेड हो रहा, ब्लू हो रहा, ग्रीन हो रहा, ये देख के बता रहा हूं। लेकिन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर इकलौता ऐसा इंडिकेटर है जो सेंस ऑफ स्मेलिंग से बताया जाता है। सूंघने से, स्मेल से पता लगा दिया जाता है कि एसिड है या बेस है। ये किसके लिए जनरली बना हुआ, जो देख नहीं सकते, जो देख नहीं सकते उन लोगों के लिए। अगर उन्होंने टेस्ट करना है कि एसिड है बेस, कैसे टेस्ट करें, बाय स्मेलिंग। समझ में आया। तो नेचुरल इंडिकेटर चारों के चार समझ में आ गए, पक्का। अब आता है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक मतलब जो हमने बनाए, जो मैनमेड क्रिएशन है, ठीक हो गया। उसमें सबसे पहला है मिथाइल ऑरेंज। कौन सा है, मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज में, मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, बहुत इजी है। मिथाइल ऑरेंज ना एक ऑरेंज कलर का क्या होता है, सोल्यूशन होता है। मैंने अगर एक इसको, मेरे को जिसको टेस्ट कर रहा हूं मैं किसी सोल्यूशन को टेस्ट कर रहा हूँ, अगर उसमें इसको डाला और अगर वो कैसा हो गया, रेड कलर, तो कैसा, याद आ रहा है ना, मैंने कहा ना रेड जहां जहां होगा वो क्या होगा, एसिड। अभी बताऊंगा हाँ क्यों हो रहा था, क्यों हो रहा है ऐसा। उसके बाद और अगर ये येलो टर्न हो गया तो हमने क्या कह देना है उसको, बेस या बेसिक। समझ में आया, ये याद करना पड़ेगा बेटा। और अगर ये नहीं हो रहा याद तो मैं बताऊंगा कैसे अपने आप ही याद हो जाएगा। इसके बाद एक टॉपिक आता है हमारे उसमें, पीएच स्केल। अगर आप लोग को याद हो, मैं उतनी देर से जो बोल रहा हूं ये वही है, पीएच स्केल। पीएच स्केल में अलग अलग कलर थे, तो अगर ब्लू या ग्रीन कलर शो कर रहा है तो बेसिक क्यों है, समझ में आया। पीएच पेपर में मैं मेंशन्ड है पहले, पीएच स्केल में। उसके बाद अगर रेड की तरफ आ रहा है, बहुत डार्क रेड, तो हम उसे क्या कह देंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड या एसिड कह लेंगे। ठीक हो गया। ये तो था किसका, मिथाइल ऑरेंज का, कि अगर रेड में चेंज हो जा रहा सोल्यूशन तो एसिड, येलो में चेंज हो जा रहा सोल्यूशन तो बेस। इसके बाद आता है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन में क्या है, अगर सोल्यूशन कलरलेस हो रहा है, कैसा, कलरलेस, मतलब जैसा कलर था वैसा छोड़ ही दे रहा कलर, अब कलरलेस बन जा रहा, वो क्या है, सोल्यूशन एसिडिक। और अगर ये पिंक कलर में चेंज हो जा रहा है तो मैं क्या कह दूंगा, सोल्यूशन कैसा। समझ में आया, कोई डाउट, पक्का। मैंने क्या कहा, अगर कलरलेस हो रहा है तो एसिड, और पिंक कलर का सोल्यूशन हो जा रहा तो उसे क्या कह देंगे, बेसिक। कोई डाउट, पक्का। इस पूरे टॉपिक में से मैक्स टू मैक्स 1 मार्क्स का बन गया तो ऑप्शनल में, बस इसके अलावा कुछ नहीं आना है इस टॉपिक। समझ में आया, नोट कर लो इसको। अच्छा, ऑल फैक्ट्री के एग्जाम्पल सुन लो, इंपॉर्टेंट है। ऑल फैक्ट्री के एग्जाम्पल क्या है, एक है आपका अनियन, दो ही मेजर एग्जाम्पल है, अनियन, दूसरा वनीला एक्सट्रैक्ट। देखो अनियन भी, अनियन क्या होता है, प्याज। प्याज की स्मेल जो है पहले से इंसान, मतलब कहीं पे प्याज कट रहा है, कोई भी चीज हो रही, पहले से आ जाती है। वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला की भी पहले से आ जाती है खुशबू। तो ये ऐसे इंडिकेटर है जो सेंस ऑफ स्मेलिंग से बता देते हैं कि ये एसिडिक हो रहे हैं या
बेसिक हो गए। समझ में आया? अब आता है चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है, जो चैप्टर के नाम पे फर्स्ट पार्ट है, क्या है? एसिड। और बहुत आसानी से समझेंगे, याद नहीं करना है, समझना है हमें एसिड क्या होते हैं, क्योंकि इसमें ना कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट बहुत है आपके, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है बेटा। एसिड क्या लिखा है मैंने? एसिड। अब वो बच्चों वाली कहानी नहीं पढ़नी हमने, जो 8th क्लास में पढ़ के आए हो तुम, कि देयर आर सार इन टेस्ट और जो भी पढ़ के आए हो तुम लोग। अब हम यहाँ पे पढ़ते थोड़ा हाई लेवल की चीज, हाई लेवल वो आपके काम आएंगी। एसिड, सबसे पहले जो भी सोल्यूशन या कोई भी चीज ऐसी जो H पॉजिटिव रिलीज करने की टेंडेंसी रखती हो, टेंडेंसी मतलब क्षमता, कोई भी H पॉजिटिव रिलीज करने की टेंडेंसी रखती हो, उस चीज को मैं क्या कह देता हूं? एसिड। मतलब एसिड की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली खासियत, दे रिलीजेस H पॉजिटिव आयन। क्या मैं कुछ छोड़ रहा हूं इसमें? क्या? व्हेन मिक्स्ड विद वाटर या एक्वस सॉल्यूशन। बेटा याद रख लो, एक बात दिमाग में रख लो, एसिड हो चाहे बेस हो, ये तब तक अपना कैरेक्टर शो नहीं करेगा जब तक ये पानी के साथ नहीं है। अगर ये पानी के साथ नहीं है ना, आप नहीं बता पाओगे एसिड है, बेस है, क्या है। क्यों? मैं कैसे पता लगा पा रहा हूं एसिड बेस का? अगर एसिड है तो H पॉजिटिव, बेस है तो OH नेगेटिव। तो एसिड क्या कहा मैंने? विच रिलीजेस H पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन। हमेशा याद रखना बेटा, कभी भी एसिड आपको HCl ऐसे लिखा हुआ नहीं दिखेगा, ब्रैकेट में एक्वस दिखेगा ही दिखेगा, इसका मतलब पानी वाला है, ये सॉल्यूशन बना हुआ है HCl का। समझ में आया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी देखना इससे कितने आंसर बनाऊंगा, इतने से मैं कितने क्वेश्चनों के आंसर देंगे हम लोग, देखे ना। तो पहला समझ में आ गया, रिलीजेस H पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। समझ में आया पहला। दूसरा पॉइंट, पहले पॉइंट से ही निकाला गया है ये, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब याद करो मैंने क्या कहा था, कोई भी चीज कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी? जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस होंगे। मैंने एक एग्जांपल भी बताया है आप लोग को, कि अगर आप लोग खाली बैठे हो तो घर वाले कहेंगे ये काम कर दे वो काम कर दे, लेकिन अगर आप किसी काम में पहले से व्यस्त हो, बिजी हो, तो क्या आपको तब भी कहेंगे? नहीं कहेंगे ना तब। तो यहां पे क्या है, ये H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, मतलब जो एक्स्ट्रा होता है वही तो रिलीज किया जाता है, तो इसके पास वो एक्स्ट्रा था, तो वही आयंस जो होते हैं कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट करती है जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री के मतलब जो रिलीज करना चाह रहा है, तो वहां पे वो क्या कर देगा, इसको कंडक्ट कर देगा इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, ये मेटल है, मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों कर रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स याद करो, मेटल सारे पीरियोडिक टेबल में इस साइड पे होते हैं, और सब पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब डोनेट करना चाह रहे, डोनेट कर सकते हैं। तो वो क्या है, डोनेट मतलब ज्यादा होंगे तभी तो डोनेट कर रहे हैं, तो वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं काहे के लिए? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए। तो हमेशा याद रखना है, फिजिक्स में भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, कि इलेक्ट्रिसिटी कोई चीज कब कंडक्ट करती है? जब उसके पास आयंस होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके पास है नहीं आयंस, H पॉजिटिव आयन है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेंगे? जब डिसॉल्व होंगे पानी में। मैंने अगर कोई एसिड रख दिया या बेस रख दिया सामने, उसमें 2 तारे लगा रहा हूं और फिर कह रहा हूं बल्ब नहीं जल रहा, नहीं जलेगा। क्यों? एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए एसिड या बेस का, क्योंकि तभी तो ये रिलीज कर रहे हैं ना। अरे खाली एसिड है, वो H पॉजिटिव रिलीज करके बैठा है क्या? एसिड है, वो रिलीज कब कर रहा है H पॉजिटिव? व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। मैंने कहा है ये चीज इंपॉर्टेंट है, इससे 2-3 आंसर निकालूंगा, अभी देखना इंपॉर्टेंट वाले। समझे? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाला समझ में आया? पक्का? कोई डाउट? थर्ड पॉइंट, मेटल और एसिड को जब भी रिएक्ट करूंगा, गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। किसको याद है प्रैक्टिकल? करा था प्रैक्टिकल। जब भी आप एसिड लो, और एसिड बोल रहा हूं तो वहां पे दिमाग में खुद आ जाना चाहिए एक्वस है, एक्वस एसिड और मेटल एक दूसरे के साथ मैंने रिएक्शन करवाया, तो जो बन रहा है वो बन रहा है, उसको छोड़ो, लेकिन आपको ना एक गैस उड़ती हुई दिखेगी। कैसी? गैस जैसी गैस उड़ती हुई दिखेगी। अब मुझे पता करना है भाई कौन सी गैस है, तो मेरे पास अलग अलग टेस्ट है। हाइड्रोजन गैस के लिए क्या टेस्ट था?
पॉप साउंड, मैं आगे से माचिस जलाई, माचिस जले पट से हेडशॉट, वो पॉप पॉप साउंड में बुझ गई। तो क्या हो गया, वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। वैसे ही मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का भी टेस्ट करवाया, क्या, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, वो गैस को मैंने कहां भेजा, लाइम वाटर में। अगर वो लाइम वाटर मिल्की में टर्न हो गया तो मैं कह दूंगा ये कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों टेस्ट आपके इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है पेपर में, हाइड्रोजन का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी। तो जब भी मेटल और एसिड को रिएक्ट कराऊंगा, जब भी मेटल और एसिड को रिएक्ट करवाऊंगा तो मेरा बनेगा क्या, सॉल्ट प्लस रिलीज क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। और इसका टेस्ट वो पूछ देगा कौन सी गैस रिलीज हो रही है और इसका टेस्ट कैसे करोगे आप। तो आप कहोगे इट रिलीजेस हाइड्रोजन गैस, और टेस्टिंग में क्या लिख दोगे, बाय पॉप साउंड टेस्ट लिख दोगे। मैचस्टिक लेके आए आप उसके पास, या लाइटर लेके आए, कोई भी जलने वाली चीज लेके आए, वो उस गैस से पॉप साउंड से होके बुझ जाएगा। वो कर रखा है ना हमने एक्सपेरिमेंट, याद हो अगर आप लोग को तो, पक्का समझ में आया, कोई डाउट। तीसरा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट, acid when react with base forms salt plus, एसिड को जब भी मैं बेस के साथ मिलाऊंगा तो वो क्या बना देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों कह रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन, बिकॉज न्यूट्रल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। जब भी याद रखना, दिमाग में बैठा लो, जब भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ मिल रहे होंगे ना, तो क्या बन रहे होंगे, सॉल्ट एंड वाटर। समझ में आया, कोई दिक्कत, पक्का। अब ये चार तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पांचवा अगर एक और मैं बता दूं आपको इसमें, एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। समझ में आया, कोई डाउट, पक्का। ये है पांच आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें मैं कह रहा हूं ये वाला और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बनता है अलग अलग टाइप से। लेकिन बेसिक अगर आपको पता है कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कब करेगा, जब एक्वस सॉल्यूशन होगा। आपको पता है H पॉजिटिव डिसॉल्व कब करता है, H पॉजिटिव रिलीज कब करता है, जब पानी में डिसॉल्व होता है। तीसरा आपको पता है मेटल एसिड जब भी रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस H2 गैस। एक और चीज, मेटल को कभी भी, सॉरी एसिड को कभी भी मेटल कंटेनर में नहीं रखते। एसिड को कभी भी मेटल कंटेनर में नहीं रखा जाता, क्यों, रिएक्ट करके कोरोड कर देता है उसको, क्या कर देता है, कोरोजन हो जाता है वहां पे। याद करो पहले चैप्टर केमिकल में बताया मैंने, क्या कोरोजन क्या होता है, मेटल व्हेन रिएक्ट विद मॉइस्चर एंड एयर। और याद करो मैंने वहां पे एसिड भी लिखवाया था या केमिकल लिखवाया था, केमिकल लिखवाया था ना, केमिकल के कॉम्बिनेशन में भी आता है। तो ये वही केमिकल की बात कर रहा है कि जब भी वो केमिकल के साथ आएगा तो एक अपने ऊपर लेयर बना देगा, कोरोड कर देगा, खा देगा मेटल को। समझ में आया, कोई डाउट। तो इसीलिए कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई मेटल शुड नॉट बी, व्हाई एसिड शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल कंटेनर, इट रिएक्ट्स विद मेटल, और या इट्स कोरोड द मेटल सरफेस कह सकते हो आप। समझ में आया। कभी आपने देखा है कि वो ग्लास में रखा जाता है उनको, एसिड जो भी आपके प्रैक्टिकल लैब्स में होते हैं, वो ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जो, उसमें रखे जाते हैं। समझ में आया, कोई डाउट, पक्का। इसको ऐसी करके बना लो जल्दी से। और इसमें फिर एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, पहले इसको बना लो फिर वो अच्छे क्वेश्चन की बात करते हैं। याद रख लो, जिसको ये चीज आ गई, बेसिस कुछ नहीं है उसके लिए, सेम ऐसी बेसिस का भी बनाऊंगा, और मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं पे छोड़ूंगा कोई चीज, सेम दोबारा से यही लिखूंगा। मैं बस चेंज क्या करने वाला हूं, एसिड के बदले बेस लिखूंगा, और यहाँ पे मैं एसिड के बदले बेस लिखूंगा, बाकी कहानी सेम है। बताते हैं अभी, हाँ वही बताते हैं अभी, OH नेगेटिव आएगा। लिख लिया सबने, पक्का। अब क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है। कहता है ग्लूकोज अल्कोहल, ग्लूकोज और अल्कोहल के भी पास H होता है क्या, बिल्कुल होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ, C6H12O6, अल्कोहल का C2H5OH, फॉर्मूला होता है। इसमें आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं क्या, बिल्कुल दिख रहे हैं, यहाँ 12 है, यहाँ पे 5 है, 6 दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, सॉरी ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता। क्वेश्चन कहता है व्हाई डज ग्लूकोज स्लैश अल्कोहल
डज नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिसिटी या एसिड कैरेक्टर या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करेगा, जिनके पास आयंस होगा। पहले एसिड की बात समझाता हूं। कोई भी एसिड कब होगा, जब वो पानी के साथ घुल रही है वो चीज और रिलीज क्या कर रही है, H पॉजिटिव। तो मैंने जैसे ही पानी में ग्लूकोज को मिलाया, ग्लूकोन डी को मिलाया या अल्कोहल को मिलाया, ऐसे अल्कोहल को मिलाया, तो वो कभी भी H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करेगी। तो H पॉजिटिव रिलीज नहीं करेगी तो क्या मैं वो एसिड कहलाएगी। मैंने एसिड की सबसे प्राइम प्रॉपर्टी क्या बताई है, इट शुड रिलीज H पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व्ड विद वाटर। तो इसको पानी में डिसॉल्व करके H पॉजिटिव रिलीज नहीं होता, इसीलिए मैं कह दूंगा ये एसिडिक, हम इसको एसिड में कंसीडर नहीं करते। तो इससे बहुत अच्छी चीज यहां से निकल के आ रही है, आपका असर्शन रीजन में आ सकता है एक पॉइंट में। क्या कह सकता है, जितनी भी चीजों में H होता है वो एसिड होते हैं क्या ना, लेकिन जितनी भी चीजें H पॉजिटिव रिलीज कर रही हैं वो एसिड होते हैं क्या, बिल्कुल। जितनी भी चीजें H पॉजिटिव रिलीज कर रही हैं वो एसिड होंगी ही होंगी, लेकिन जिसमें खाली H है सॉल्यूशन में या सब्सटेंस में H है, वो जरूरी नहीं है कि वो एसिड हो। एसिड होने के लिए क्या प्राइम प्रॉपर्टी है कि वो H, जब मैं उसको एक्वस सॉल्यूशन बनाऊं उसका, तो वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करे। समझ में आया, कोई डाउट। अब मैं आपको दो टाइप के बहुत जल्दी से एसिड बता देता हूं, एक होता है वीक एसिड और एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक और स्ट्रॉन्ग नाम से पता चल रहा है। देखो कोई भी एसिड जब अपनी टॉप पर है, मतलब वो अपने सारे आयंस रिलीज कर चुका है, तो मैं उसको कह दूंगा स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब व्हेन एसिड कंप्लीटली आयोनाइजेस इन वाटर, अपने आप को पूरा तोड़ दे रहा है पानी के अंदर और पूरा का पूरा H पॉजिटिव बना दे रहा है और बाकी नेगेटिव में छोड़ दे रहा है। फॉर एग्जांपल HCl, ये मैंने जैसे ही एक्वस लिख दिया, मतलब पानी में घुला हुआ है, तो ये अपने आप को ना पूरा तोड़ देगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। इट कंप्लीटली आयोनाइजेस इन वाटर टू फॉर्म H पॉजिटिव आयंस। कंप्लीटली तोड़ दिया जिसने, उसको हम कह देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब वहीं पे वीक एसिड क्या होगा, जो पूरी तरीके से नहीं टूट रहा है, विच पार्शियली आए। इसका एग्जांपल है CH3COOH, वीक एसिड है। इसका नाम बताएगा कोई, इथेनोइक एसिड, दो कार्बन तो इथ, कौन सा ग्रुप है, ओ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इथेनोइक एसिड। दूसरा नाम बताएगा कोई इसका, बहुत बढ़िया, एसिटिक एसिड। तो क्या है इसका, अच्छा इसमें पहचान क्या है इसकी, ये पार्शियली हो रहा है ना, पूरी तरीके से नहीं टूटा ये, तो ये कैसे में टूटता है, CH3COO नेगेटिव प्लस, तो पार्शियली आयोनाइज जो भी चीजें होंगी मैं उनको वीक एसिड कहूंगा, और जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगी मैं उनको क्या कहूंगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आया, कोई डाउट, पक्का। अब एक चीज आती है, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। सब मैंने बता दिया उसका क्वेश्चन वैसे, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, सारे एसिड्स में क्या चीज कॉमन होती है, दे ऑल रिलीजेस H पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व्ड विद वाटर। डिसॉल्व से एक और क्वेश्चन मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है और पूछा जाता है कि कभी भी एसिड को पानी में मिलाएंगे या पानी को एसिड में मिलाएंगे। आया हुआ है क्वेश्चन काफी बार, देखा है आप लोगों ने। आप लोग मेरी बात मजाक मानते हो, नहीं मानते मैं हाँ, तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एसिड को पानी में मिलाऊं या पानी को एसिड में मिलाऊं, एसिड को पानी में। देखो उसमें मिलाओगे जिसमें क्वांटिटी पानी की ज्यादा है। देखो सिंपल कहानी क्या है, एक है एसिड एक है पानी। अच्छा कोई नहीं, चलो एसिड, देखो एक केस है कि मैं पानी को एसिड में मिला रहा हूं, एक केस हो सकता है एसिड को पानी में मिला रहा हूं, ठीक हो गया। अब मैं पहला केस है कि मैं पानी एसिड में डाल रहा हूं। बेटा जब मैं पानी डाल लाऊंगा एसिड में, तो क्या क्वांटिटी पानी की ज्यादा होगी एसिड की ज्यादा होगी, एसिड की ज्यादा, तो वो पानी के साथ रिएक्ट करके स्प्लैश कर सकता है ना, वो उछाल सकता है, और जो डाल रहा है उसके बर्न्स हो सकते हैं। तो क्या करते हैं हम, एसिड को पानी में डालना प्रेफर करते हैं, क्योंकि अब जब मैं एसिड को डाल रहा हूं तो कौन ज्यादा क्वांटिटी में, पानी, तो पानी उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और हमेशा याद रखना, एसिड और पानी जब भी मिलते हैं क्या बनाते हैं, एसिड और पानी जब भी मिलाते हैं उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, मुझे इतना बता दो,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि एसिड और एसिड बेटा जिसके साथ भी मिलेगा ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही देगा। एसिड मैंने लिखा था एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, ये एक्सोथर्मिक भी है। एसिड जिसके साथ भी मिलेगा ना हीट रिलीज करेगा। क्या करेगा? अब आपको कह दिया, आपको एक रिएक्शन दे दी, HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2। आपसे पूछ दिया कौन सी रिएक्शन है, और रिएक्शन एक नहीं पूछेगा, दो दो के पेयर में देगा, बताया जैसे पहले चैप्टर में। तो आपको यहाँ पे दो चीजें दे देगा, न्यूट्रलाइजेशन के साथ एंडोथर्मिक, न्यूट्रलाइजेशन के साथ एक्सोथर्मिक। आपको सॉल्ट तो ठंडा ही है, एंडोथर्मिक ना, जब तक यहाँ हीट दी नहीं जा रही आप एंडो कह नहीं सकते। और एसिड के साथ जब भी मैं किसी को मिलाता हूं तो वो हमेशा कैसी रिएक्शन देता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज करता है। तो वही चीज यहाँ पे भी, एसिड को जैसे ही पानी में मिलाए तो एक गर्म होने लगेगा, तो मैं इसको क्या करूंगा? स्टिर घोलते रहूंगा ताकि एसिड एक जगह पे इकट्ठा ना हो। तो एसिड को पानी में मिलाते हैं, पानी को एसिड में नहीं मिलाते। याद रखना, आ सकता है क्वेश्चन इस चैप्टर में, एनसीईआरटी में बहुत, इस चैप्टर के एनसीईआरटी में बहुत अच्छे क्वेश्चन। समझ में आया? कोई डाउट? एसिड यहां पे हो गया खत्म। कोई डाउट है एसिड में किसी को? पक्का? चलो अब स्टार्ट करते हैं बेसिस। बेसिस में मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस ये एसिड की बदले यहां पे क्या लिख देता हूं? बेसिस। तो सबसे पहला पॉइंट बेसिस का क्या है? अब एसिड क्या था? जो H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा था, और बेसिस क्या होते हैं? जो OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे H पॉजिटिव के बदले OH नेगेटिव आयन, बाकी कहानी सेम है। रिलीजेस OH नेगेटिव आयन व्हेन डिसॉल्व्ड विद वाटर। जब भी पानी के साथ डिसॉल्व करेंगे तो इनकी खासियत क्या है? OH नेगेटिव आयन रिलीज करेंगे। तो पहला पॉइंट समझ में आया? पक्का। अब इसी से दूसरा पॉइंट बन रहा है, कहा था मैंने पहले भी, जो भी आयन रिलीज कर रहा है क्या वो टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की? साक्षात रूप में रखता है। क्यों? आयंस के वजह से ही तो फ्री आयंस की वजह से ही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है ना, तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा, मेटल व्हेन रिएक्ट विद बेस फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस यहां पे भी रिलीज होती है, इसका हमने प्रैक्टिकल भी किया था। हमने मेटल में लिया था एल्यूमिनियम फॉइल, और बेस में लिया था कॉस्टिक सोडा NaOH लिया था। उसके बाद देखा था हमने, एक लपटें निकल रही थी, लहरें निकल रही थी उससे। काहे की लहरें थी वो? हमने उसको बलून में स्टोर करा, उसके बाद जलाया तो पॉप की साउंड आई थी, तो वो कौन सा हो गया? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट भी हो गया हमारा। तो एसिड, चाहे एसिड, मैंने कहा था एसिड ध्यान से पढ़ लो, बेस अपने आप आ जाएगा। एसिड में दिमाग लगाओ, बेस कुछ नहीं है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी फिर सेम ऐसी, एसिड व्हेन रिएक्ट विद बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और ये कैसी रिएक्शन है अभी बताया मैंने? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लास्ट इसका क्या था? वहां क्या था? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेसिस का, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। आया समझ में? कोई डाउट? पक्का? बेसिस में आए ना चीजें समझ में? तो बेसिस किसे कहूंगा? जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है पर्सनल पॉइंट, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे POV से, मुझे POV की मतलब नहीं पता था, मैंने सर्च करा गूगल में, वो बहुत लिखते हैं ना POV POV, है ना, पता तो करें। पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैंने एक दिन वो रील में भी डाला ना POV, तो तब मैंने सर्च करा कि POV होता क्या है, आखिर मैं भी तो जानूं। बहुत ट्रेंडिंग चल रहा था POV। और आधे से ज्यादा को पता नहीं हो बेफालतू में, जब से मुझे पता चला मैं कहता हूँ यहाँ क्या जरूरत थी इसकी, इनका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ क्या चाहिए, और डांस कर रही उसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू इनका। तो मैं क्या बता रहा, हाँ, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है, ब्रैकेट में POV, मेरे POV से मुझे ऐसा लगता है कि एसिड से क्वेश्चन बनेगा, बेस से नहीं बनेगा। क्योंकि एसिड में जो कंटेंट है वो बेस में नहीं मिल पा रहा है, एसिड में अच्छे क्वेश्चन है। ठीक हो गया? तो बेसिस में भी जैसे वहां एसिड में पढ़ा था हमने, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, बेसिस में भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? विच कंप्लीटली आयोनाइजेस इन वाटर टू रिलीज OH नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस, और विच पार्शियली आयोनाइजेस इन वाटर टू रिलीज OH नेगेटिव आयन आर कॉल्ड वीक बेस। समझ में आया? कोई डाउट?
तो बेसिस तब आप आसानी से कर पा रहे हो क्योंकि आपको एसिड अच्छे से आता है। नोट कर लो इसको। इस चैप्टर में हमने आधा पोर्शन कर लिया है, आधे से थोड़ा कम करा है। आधा कब कहूंगा? जब ये वाला टॉपिक हो जाएगा। कौन सा? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है? फ्लो में हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं कहूंगा क्योंकि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है सॉल्ट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भी नहीं कहूंगा, वो है एसिड। थर्ड मोस्ट में आ सकता है, लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो पढ़ा है आप इसको, अगर ये पीएच स्केल आपने समझ लिया तो आप इसको और अच्छे से समझ जाओगे। जो अभी तक पढ़ा है आपने, जो चीज अभी तक आपने थ्योरेटिकल देखी है, अब आप पावर ऑफ विजुअलाइजेशन देखो अपनी। आप विजुअलाइज करोगे चीजें कि कैसे क्या हो रही थी। तो पीएच स्केल क्या है? एक नॉर्मल सा स्केल है जो हमें 0 से 14 तक की काउंटिंग बताता है। 0 से 14 की काउंटिंग बताता है, जिसमें मैं इसको बीचों बीच कट करता हूं मिड पॉइंट पे। इसी बात पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो जाए जल्दी से। क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये बीचों बीच काट रहे, तो रेशियो क्या होगा इसका? 1:1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो एक, मजा आया नहीं? 1 2 3 4 5 6, वापस से शुरू करेंगे बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14। ये तो बाउंड्री तो हमारे हाथ में है ना बेटा, बाउंड्री तो हमारे हाथ में है, वो बीच में था मामला। हाँ ठीक हो गया। ये एक मुझे दिख रहा है आपको स्केल, जिसमें मैं नंबरिंग डाल दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये एक स्केल दिख रहा है आपको जिसमें मैंने 7 पे बीचों बीच काट रखा है। तो इस 7 को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल। अभी मैं पूरा समझा रहा हूं, पहले एक बार बनाते हुए देख लो बस मुझे। यहां से इधर को सारा, यहां से इधर को सारा, यहां से इधर को सारा स्ट्रॉन्ग एसिड, यहां से इधर को सारा वीक एसिड, यहां तक। इसके बाद यहां से यहां वीक बेस, और यहां से यहां स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने क्यों लिखा, कैसे लिखा, है सब समझा देता हूं। आप बस ये चीज याद रख लो इसमें, बस एक चीज याद कर लो। ये पीएच लिखने का तरीका देखा, पी स्मॉल एच कैपिटल। अब मैं बताता हूं पीएच होता क्या है। पी स्टैंड फॉर पोटेंस, जर्मन वर्ड है जिसका अगर इंग्लिश मीनिंग देखे तो पावर। एच मतलब हाइड्रोजन। ऐसा स्केल जो मुझे पावर ऑफ हाइड्रोजन बता रहा है, उस स्केल को हम क्या कह देते हैं? पीएच स्केल। पीएच के लिए आपको अगर ये चीज याद है, आपको पूरी मैं पूरा समझा दूंगा इसी से, खाली इसी से पूरा समझा देता हूं, ठीक है? अब कोई भी है, देखो, जब भी जो H पॉजिटिव बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज कर रहा होगा, आपके दिमाग में पता है आपको क्या है? वो इस एसिड है और बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में एसिड H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है। तो जो H पॉजिटिव जब रिलीज कर रहा है, ये क्वांटिटी ज्यादा, मतलब अपॉन वाली क्वांटिटी ज्यादा, तो पीएच वैल्यू इनवर्स कम होगी। इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पता है ना? तो पीएच वैल्यू क्या होगी? कम। तो जितनी कम पीएच वैल्यू हो रही है, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो रहा है। तो आपको समझ में आया मैंने इधर पे ही स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों लिया, इधर साइड क्यों नहीं लिया? समझ में आया? अब मैं कह रहा हूं H पॉजिटिव के कंटेंट थोड़ा कम हो गया, उतना नहीं है, थोड़ा कम है। तो ये वैल्यू पहले से क्या हुई? थोड़ी ज्यादा। थोड़ी ज्यादा हुई तो पीएच वैल्यू, अच्छा H पॉजिटिव का थोड़ा कम था तो वो अभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, थोड़ा कम हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। वीक एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पे वीक एसिड क्यों लिखा, समझ में आया? क्योंकि जैसे ही ये बढ़ा तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई? कम। तो पीएच, और ये कम हुआ तो ये क्या हो गया? बढ़ गया। तो H पॉजिटिव इस केस में बढ़ गया, तो ये सॉरी कम हो गया H पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया? बढ़ गया। ये बढ़ गया मतलब 3 से आगे को गया, तो ये क्या हो गया? वीक एसिड। सेम केस है बेस में भी। जितना ज्यादा जितना कम लीस्ट H पॉजिटिव मान लो है बहुत कम, इसका मतलब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। H पॉजिटिव की क्वांटिटी बहुत कम, तो ये वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा में क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसी वीक बेस कब होगा? जब थोड़ी H पॉजिटिव क्वांटिटी ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा इन कंपैरिजन टू दिस, इससे थोड़ी ज्यादा है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? थोड़ी कम। थोड़ी कम हुई तो इसको हमने क्या कह दिया? वीक बेस।
समझ में आया? और जब भी पीएच वैल्यू 7 मैं कह दूंगा वो सब्सटेंस कैसा है, न्यूट्रल है। और इसका एग्जांपल क्या है, पानी, वाटर। समझ में आया? पानी, पानी का पीएच क्या होता है, 7। ठीक हो गया? इससे इधर को जितने भी होंगे होंगे उनका क्या होगा, वो क्या होंगे, एसिडिक। इससे बड़ा जिसका भी होगा वो क्या होंगे, बेस। अब पता कैसे चले भाई पीएच वैल्यू आ कैसे रही है? एक होता है पीएच मीटर। क्या होता है, पीएच मीटर। थर्मोमीटर होता है बुखार नापने के लिए, स्पीडोमीटर होता है स्पीड नापने के लिए। वैसे पीएच मीटर होता है, उसको सॉल्यूशन में डिप कर दो तो क्या हो जाता है, पीएच वैल्यू आ जाती। लेकिन इतना खर्चा कौन करे? तो इसके लिए हम लोग एक पीएच क्या आता है, पीएच कलर्ड पेपर आता है जिसमें हमें बताता है कि रेड, अलग अलग कलर दिखाता है। इधर रेड से शुरू होता है, येलो तक जाता है, फिर ब्लू ब्लू ब्लू, यहां जाते आते ग्रीन हो जाता है। देखा है ना आप लोगों ने? तो वो क्या है, जितना रेड, अब मैं सॉल्यूशन के कलर देख के बता दूंगा कि वो एसिड है या बेस है। इसमें मैंने मेन चीज तो बताई नहीं, क्या, जब एसिड और बेस हमें पहले पता चल रहे थे लिटमस पेपर से, इंडिकेटर से, तो ये आया क्यों, टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस। इससे पहले इंडिकेटर क्या करता था, सिर्फ बताता था सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ये क्या बता रहा है, साथ में स्ट्रेंथ भी बता रहा है, कौन कितना ज्यादा एसिडिक है, कौन कितना कम एसिडिक है, कौन कितना ज्यादा बेसिक है, कौन कितना कम। तो ये जनरल अगर कोई भी पूछ दे कि काहे के लिए यूज होता है, टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और, समझ में आया? एसिड और बेस की स्ट्रेंथ नापने के लिए यूज होता है ये। ठीक हो गया, पक्का? अब स्टार्ट करते हैं सॉल्ट्स। देखो सॉल्ट्स बहुत इजी है समझने के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सॉल्ट हमने 5 टाइप के सॉल्ट्स पढ़ ले। पहले मैं बताया तो सॉल्ट क्या होता है, आपको पता है, अभी बताया था मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। सॉल्ट क्या होते हैं, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब भी एसिड को मैंने बेस के साथ मिलाया, इन्होंने क्या बनाया, एक कंपाउंड बनाया जिसको हमने क्या कहा, सॉल्ट कहा। ठीक हो गया, यही है। अब एक और सॉल्ट की डेफिनेशन क्या है, एसिड में से आप जब H पॉजिटिव आयन हटा देते हो और इसकी जगह कौन ले लेता है, कोई भी मेटल, कोई भी मेटल। व्हेन H पॉजिटिव इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम एसिडिक सॉल्यूशन एंड, कौन डिस्प्लेस कर रहा है, कोई भी मेटल, सोडियम मेटल हो सकता है, पोटेशियम मेटल, कोई भी मेटल। तो वो जो बन के आता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्ट। जैसे H पॉजिटिव गया, इसके बदले कौन आ गया, Na आ गया, तो NaCl क्या है मुझे बताओ, सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है। अब K आ गया तो क्या बन गया, KCl, ये क्या है, सॉल्ट है। समझ में आया? तो सॉल्ट की 2 डेफिनेशन बता दी। एक, जब एसिड और बेस मिलते हैं तो जब तब जो कंपाउंड बनता है उसे हम सॉल्ट कहते हैं। दूसरा, एसिड से जब आप H पॉजिटिव डिस्प्लेस हो जाता है, और डिस्प्लेस करता कौन है, मेटल, तो जो बन के आता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। समझ में आया, पक्का? अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सॉल्ट। इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ सॉल्ट की, कितने टाइप के सॉल्ट होते हैं। देखो एक मेजर सॉल्ट तो ये है, कौन सा, कॉमन सॉल्ट, जो टेबल सॉल्ट कहते हैं, जो हम घर में यूज करते हैं। HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। एक चीज याद रख लो, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे। कैसा सॉल्ट बनाएंगे, न्यूट्रल सॉल्ट। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलेंगे, कैसा सॉल्ट बनाएंगे, एसिडिक सॉल्ट। क्योंकि स्ट्रॉन्ग कौन सा है, एसिड, तो सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट। जब भी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे, कैसा सॉल्ट बनाएंगे, बेसिक सॉल्ट। आपको इसके एग्जाम्पल पूछ देता है, क्या पूछता है, इसके एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं, या सॉल्ट कहूंगा सीधे, सॉल्ट बनाते हैं। इसका एग्जांपल तो NaCl है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल बताओ, NH4Cl। और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये आप पता होना चाहिए, पूछ लेता है कभी कभी, पक्का? आगे मूव कर रहा हूं। 5 टाइप के सॉल्ट में सबसे पहला टाइप लिखवाने वाला हूं, अब समझाने वाला हूं। सबसे पहला टाइप जिसका नाम है, और सारे ना कॉमन सॉल्ट से निकल के आएंगे, और रिदम में पढ़ो, पहले के 3 एक साथ, चौथा अलग, पांचवा अलग।
आसानी से याद हो जाएगा, याद तो करना ही नहीं है। सबसे पहला सॉल्ट है कॉस्टिक सोडा। देखो सॉल्ट अगर पढ़ रहे हो तो इसके बारे में 3 चीजें पता होनी चाहिए, कॉमन नेम, केमिकल फॉर्मूला। कॉमन नेम, केमिकल फॉर्मूला। तो ये कैसा नाम है? कॉमन नेम है, जो हम कॉमन डेली लाइफ में यूज करते हैं उसे कॉमन नेम कहते हैं। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका? NaOH। केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला याद कर लो, केमिकल नेम इसी से बन जाएगा। Na क्या होता है? सोडियम। OH क्या होता है? कोई ऑक्सी हाइड्रो मत लिख देना, हाइड्रोक्साइड। समझ में आया? अब इसकी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, हर उसमें आपको इसकी प्रिपरेशन पूछेगा, सॉल्ट की कैसे कौन बनता है सॉल्ट। तो एक लाइन याद है आप लोग को तो आप लोग ये आसानी से पूरा आपको याद हो जाएगा कॉस्टिक सोडा क्या होता है। वो लाइन नहीं याद तो नहीं कर पाओगे, वो लाइन मैं बताता हूं। नमक के पानी से इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ, कॉस्टिक सोडा पाओ। नमक के पानी से, नमक का पानी मतलब ब्राइन वाटर, NaCl+, ये नमक का पानी है नहीं है, इससे क्या पास कराओ? इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ और कॉस्टिक सोडा पाओ, साथ में 2 गैसेस भी फ्री ले जाओ, हाइड्रोजन एंड। और जो मैंने मजाक मजाक में बोल दिया है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, नेम द गैसेस रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। इस कॉस्टिक सोडा से 5 साक्षात क्वेश्चन बता रहा हूं कौन कौन से पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इज ब्राइन। क्या बोलोगे? एक्वस NaCl बोल दो, NaCl सोल्यूशन बोल दो, या सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड वाटर बोल दो। समझ गए? पहला क्वेश्चन व्हाट इज ब्राइन। दूसरा क्या कह देगा? आपको रिएक्शन दे देगा, यहां तक कहेगा क्वेश्चन मार्क सॉल्व, मतलब पूरी कंप्लीट द रिएक्शन में भी दे सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी देख के सीधे वो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन दिमाग में मत लाना, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, नेम द गैसेस रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, नेम क्लोरो एल्कली प्रोसेस। क्या होती है क्लोरो एल्कली प्रोसेस? नाम में बता रहे अपने, देखो क्लोरो एल्कली प्रोसेस। क्लोरो मतलब क्लोरीन, एल्कली मतलब एल्कली होता है बेस, वाटर सॉल्युबल बेस। ऐसे बेसिस जो पानी में सॉल्युबल हैं उनको हम क्या कहते हैं? एल्कली। क्या कहते हैं? एल्कली। ऐसे बेसिस जो पानी में सॉल्युबल है, हर बेस पानी में सॉल्युबल हो जरूरी नहीं है, कुछ बेसिस जो पानी में सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्कली। तो देखो इसे क्लोरो एल्कली प्रोसेस क्यों कह रहे हैं? एक तो क्लोरीन बन रहा है, क्लोरीन से उठाया क्लोरो, ये क्या है? बेस है, वाटर सॉल्युबल बेस है। ऐसा बेस जो पानी में सॉल्युबल है तो वाटर सॉल्युबल बेस, तो ये क्या हो गया? क्लोरो एल्कली। इस पूरी प्रोसेस का नाम क्या है? क्लोरो एल्कली प्रोसेस। क्यों कहते हैं ये भी समझ में आ गया, क्योंकि इसमें क्लोरीन और वाटर सॉल्युबल बेस ब्रैकेट में एल्कली दोनों एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। समझ में आया? पक्का? सॉल्ट में 2 चीजें याद रखना बेटा, एक क्या? प्रिपरेशन, दूसरा यूजेस पे क्वेश्चन देगा कि विच सॉल्ट इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वॉशिंग सोडा। बहुत सारे ऐसे यूजेस के क्वेश्चन बने हैं, हमने कर रखे हैं बहुत सारे। ये कॉस्टिक सोडा बेटा समझ में आया? पक्का? सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, क्या? नमक के पानी से इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ, कॉस्टिक सोडा पाओ, साथ में हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस फ्री ले जाओ। मैंने क्या कहा? पहले के 3 सॉल्ट रिदम में पढ़ो, पहला सॉल्ट आ गया तो दूसरा सॉल्ट उसी से। पहला सॉल्ट में क्या था? नमक का पानी था, मतलब NaCl+H2O, साथ में इसी में NH3 और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा लो, तो यहां पे बन के क्या आ जाएगा? NaH प्लस NH4, बस ये याद मत करो NH4Cl, NaHCO3, तो बचा क्या? NH4Cl। बाय प्रोडक्ट तो बना दिया ना मैंने। तो क्या है? ब्राइन वाटर से जब आप
अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस गैस पास कराते हो तो बन के क्या आता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम और दूसरा नाम बाइकार्बोनेट। तीसरा नाम क्या है इसका? बेकिंग सोडा। मैंने कहा है ना तीनों चीजें आनी चाहिए, कॉमन नेम, केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला। तो एक कौन सा सॉल्ट है? बेकिंग सोडा। क्या काहे के लिए यूज होता है अब इसका बताओ जरा। तुमने कल पकौड़ियाँ तली होंगी, मौसम बहुत बढ़िया था, पकौड़ियाँ तली, उसमें बेकिंग सोडा डलता है। घुघुते बने, घुघुते में बनता है बेकिंग सोडा। क्रिस्पी, कोई भी चीज को क्रिस्पी बनाना है आपने तो फ्लफी क्रिस्पी केक, केक में भी डलता है फूलने के लिए ना। कोई भी चीज फुलानी है, गुब्बारे में मत डाल देना ना, गुब्बारे छोले भटूरे में, यस भटूरे में। और ये क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के तो और भी बहुत यूज है। इट इज यूज एज एन एंट एसिड, एसिडिटी हो जाती है घर में, एसिडिटी घर में किसी को एसिडिटी हो जाती है, वो क्या खाते हैं? इनो खाते हैं या कोई भी चीज खाते हैं, तो वो क्या है? एसिड। एसिड, अच्छा पेट में क्या बना है? एसिड बना है। ऊपर से हमने क्या खा लिया? बेस, तो वो क्या हो गया पेट में? न्यूट्रलाइज, सॉल्ट और वाटर बन गया। समझ में आया? तो आपने इसका यूज इंपॉर्टेंट है बेकिंग सोडा का, ठीक है, नोट कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट है। अब तीसरा नंबर का सॉल्ट कौन सा? वॉशिंग सोडा। मैंने क्या कहा था? तीनों रिदम में पढ़ेंगे। पहला पढ़ा, पहले से ही क्या निकला? दूसरा। अब दूसरे से ही, दूसरे के बाद ही क्या निकालने वाला हूं? तीसरा। सेम पहला स्टेप दूसरे में सेम यही है। जब वॉशिंग सोडा बना रहा हूं तो पहला स्टेप यही है। मैं थोड़ा इसको कॉम्पैक्ट वे में लिख लेता हूं। ये क्या बना के दे रहा था मुझे? NaHCO3 प्लस NH4Cl। पहला स्टेप देखो, वॉशिंग सोडा 3 स्टेप की प्रिपरेशन है। कितने स्टेप की? 3। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, इसका सेकंड स्टेप है। कौन सा स्टेप? सेकंड। देखो आपको वॉशिंग सोडा के बारे में पता होना चाहिए। वॉशिंग सोडा, इसका कॉमन नेम, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 डॉट 10H2O। इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेका। पानी जब भी डॉट के फॉर्म में जुड़ता है उसको पानी नहीं कहते, क्या कहते हैं? एक एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? नेम द सॉल्ट विच डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो उसमें 3 सॉल्ट ऐसे दे दे रहा है जिसमें है, और चौथा बेकिंग सोडा दे दे रहा है। तो बेकिंग सोडा में तो होता ही नहीं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब पानी डॉट के फॉर्म में जुड़ा होना। समझ में आया? पानी जब भी डॉट के फॉर्म में, जैसे पीओपी है, जैसे वो था रस्ट Fe2O3 डॉट XH2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताया था ना वहां पे भी। सेकेंड स्टेप में क्या करूंगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट लूंगा और इसको हीट कर दूंगा, तो मेरा क्या बन जाएगा? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट या सोडा ऐश। बेटा जिसका ये बन जाता है सोडा ऐश, उसके बाद उसके ऐश ही ऐश है, इसके बाद कुछ नहीं रहा। Na2CO3 डॉट 10H2O चाहिए, Na2CO3 मेरा आ गया। अब क्या करूं? Na2CO3 को किसके साथ मिक्स कर दूं? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो बनेगा क्या? Na2CO3 डॉट 10H2O। इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या वॉशिंग सोडा। घर में जिससे कपड़े धुल रहे हैं, जिसको पानी में मिला रहे हैं, वो यही है वॉशिंग सोडा। इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है पता है? when two molecules of, नहीं 2 molecules भी नहीं देगा, what happens when sodium हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा इज हीटेड। अब बच्चा कहेगा बेकिंग सोडा तक ही पढ़ा था हमने, उसको हीट करना तो सीखा ही नहीं। इसका सेकंड स्टेप पूछ दिया उसने, काफी पेपरों में आया बेटा ये क्वेश्चन। बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या होता है? सोडा ऐश या एनहाइड्रस सोडियम। एनहाइड्रस मतलब एनहाइड्रस, हाइड्रस मतलब पानी, एन मतलब नहीं है, तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बनता है। समझ में आया? तो ये सॉल्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है और इसके यूजेस भी इंपॉर्टेंट है। यूजेस से कॉमन क्वेश्चन क्या है? विच सॉल्ट इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? वॉशिंग सोडा। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की हार्डनेस को कौन रिमूव करता है? वॉशिंग सोडा।
समझ में आया? नोट कर लो। अब देखो मैंने क्या कहा था, शुरू के 3 सॉल्ट एक साथ पढ़ लो तो एक साथ देखो, पहले वाले से ही दूसरा वाला बना, दूसरे वाले से ही तीसरा वाला बना। अब आते हैं नेक्स्ट सॉल्ट में जिसका नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। इसके भी यूजेस अपने आप में इंपॉर्टेंट है बेटा, अपने आप में यूज पूछ लेता है इसका। ब्लीचिंग फॉर्मूला बताओ, CaOCl2। इसके नाम बताओ, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम दूसरा नाम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तीसरा नाम क्लोराइड ऑफ लाइम, यह है क्लोराइन, तो क्लोराइड ऑफ CaO क्या होता है, लाइम वाटर, क्लोराइड ऑफ लाइम। समझ में आया? ये इसके इतने नाम हैं। तो अब ये बनता कैसे है, CaOH का होल ट्वाइस, क्या नाम है इसका, स्लेक्ड लाइम। इससे जैसी ही क्लोरीन गैस पास कराऊंगा तो मेरा बन के क्या आ जाएगा, CaOCl2 साथ में वाटर। ठीक है, CaOCl2 साथ में H2O। कोई डाउट? तो जैसे ही आपने स्लेक्ड लाइम से क्लोरीन गैस पास कराई तो आपको क्या मिल जाता है, क्लोराइड ऑफ लाइम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? इसके यूजेस पूछता है। ब्लीचिंग वैसे कहां पे यूज होता है आपको पता है, एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज होता है। डिसइंफेक्टेंट मतलब इन्फेक्शन मिटाने के लिए। पानी में बरसातों में गंदा पानी आता है, उसमें क्लोरीन डाल देते हैं। और कहाँ क्लोरीन यूज होता है बताओ, है बालों में कलर करने के लिए, एज अ कलरिंग एजेंट, एज अ डीकलराइजिंग एजेंट, डीकलराइजिंग के लिए भी यूज होता है। हमने प्रैक्टिकल करा था, मुझे याद आ गया। मुझे याद मत दिलाओ उस जीन्स का यार, मैं पहन नहीं पा रहा हूँ उस जीन्स को अभी तक। उसमें मेरे ऊपर से कलरिंग भी करा दी यार, फिर भी नहीं हो रहा है। एज अ डीकलराइजिंग एजेंट होता है नहीं होता है। आप ऐसा करो, आज मेरे से ले जाओ ब्लीचिंग पाउडर, मेरे पास है, उसमें अपना एक सबसे खूबसूरत कपड़ा डाल दो, मैं मजाक नहीं, 2 दिन बाद वो पूरा आपको कलरलेस दिखेगा। कलर एज अ डीकलराइजिंग एजेंट भी यूज होता है कि कलर अगर आपने निकालना है कहीं से तो अपने दोस्तों के ऊपर लगा सकते हो जो बहुत रंग बदलते हैं बेटा। चलो लास्ट सॉल्ट पे ध्यान देंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। पीओपी क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने सुना होगा, ये प्लास्टर कभी हमारे हाथ या पांव में लग जाती है, थोड़ा बहुत टूट फूट जाता है, तो हम क्या करते हैं तो पूरा टूटने में तो बेटा फिर मामला गलत ही हो जाता है। तो पीओपी क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने देखा होगा हम घरों में पीओपी करवाते हैं, पीओपी कराते हैं, फॉल सीलिंग करवाते हैं, सब क्या है, पीओपी का किया धरा है। सारी पैदाइश पीओपी की है, सब पैसा बर्बाद मामला है। पीओपी का फॉर्मूला CaSO4 डॉट, होता क्या है ये, कैल्शियम सल्फेट। पेपर देने की खुशी, कैल्शियम सल्फेट, हाफ को या तो हाफ लिख लो या हेमी लिख लो, हेमी हाइड्रेट। मैंने कहा था ना, पानी जब भी डॉट के फॉर्म में होगा उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, और उसको नाम में क्या लिखते हैं, हाइड्रेट। अब ये बनता कैसे है, बहुत इजी है। जिप्सम को कंट्रोल्ड हीटिंग दो। जिप्सम क्या होता है, CaSO4 डॉट, इसको कंट्रोल्ड हीटिंग कितनी देनी है, 373 केल्विन, और दोनों का मतलब एक ही है, एक केल्विन में एक सेल्सियस में। तो इसको जब हम कंट्रोल हीटिंग देंगे तो CaSO4 डॉट बचेगा क्या, 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। समझ में आया? अब इससे क्वेश्चन कहां पे पूछता है बेटा, इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछेगा, कहेगा व्हाट हैपेंस व्हेन पीओपी इज कंबाइंड विद वाटर। पीओपी और पानी आपस में मिल गए तो क्या होगा, जिप्सम फॉर्म हो जाएगा बेटा, जिप्सम।
आपने देखा है पीओपी, अगर कभी देखा होगा आपने, पीओपी को पानी के कांटेक्ट में ज्यादा देर तक नहीं रखते, बहुत जम जाती है, ठोस हो जाती है, सीमेंट होता है जैसा, जम जाती है, क्योंकि पानी के कांटेक्ट में जैसी आएगा वो एक हार्ड सब्सटेंस बना देगा जो कि जिप्सम है, और वो मेरे काम का नहीं है। ना ना ना, वो अलग चीज है। उसके बाद अब इसको कंट्रोल्ड हीट, एक क्वेश्चन पूछते हैं इसको कंट्रोल्ड हीटिंग ही क्यों देते हैं? कंट्रोल्ड हीटिंग क्यों? अगर मैं इससे कम देता हूं, इसको 373 से कम देता हूं, तो मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, यहाँ पे 1/2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अरे मैं हीट कर रहा हूं तो कौन उड़ेगा? पानी उड़ेगा। तो कंट्रोल्ड हीटिंग में एक्यूरेट पानी जाएगा और मेरे को जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। अगर मैंने इसको ज्यादा हीटिंग दे दी, 100 डिग्री से ज्यादा दे दिया मान लो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ CaSO4, पानी तो सारा उड़ जाएगा। तो इसको, यह है डेड बर्न्ट प्लास्टर, जो कि हमारे काम का नहीं होता। तो इससे 2-3 क्वेश्चन क्या क्या है? एक तो है कि कंट्रोल हीटिंग क्यों करते हैं, दूसरा पीओपी और जब पानी मिलते हैं तो क्या फॉर्म होता है, उसकी रिएक्शन पूछता है, तो क्या है? CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस H2O गिव्स CaSO4 डॉट 2H2। पीओपी और पानी जब मिलेंगे क्या बनाएंगे हमेशा? जिप्सम। अब इसका यूजेस पूछ लेगा कि काई काई में यूज होता है ये। हमारे जितने खिलौने, बच्चों के खिलौने होते हैं वो बनने के लिए यूज होता है। और ये जैसे कहीं पे लीकेज है वहां पे वहां पे लीकेज को सील करने के लिए यूज होता है, और बहुत सारे यूजेस है इसके। ठीक हो गया? यूजेस पे उतने क्वेश्चन नहीं आता। अब ये देखो, ये भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है कि नहीं? समझ गए ना? तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसे कहोगे जहां पे पानी डॉट के फॉर्म में जुड़ा है। कोई डाउट? पक्का? ये चैप्टर पूरा कंप्लीट समझ में आया? जिसको नहीं आया उसके लिए मैंने एक और चीज प्रोवाइड कर रखी है, यूट्यूब लिंक। कमेंट सेक्शन में आपको नहीं, कमेंट सेक्शन में क्यों क्या बोलते हैं श्रद्धा उसको? ये थैंक यू माय फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। राधे राधे।